So this one is the question which we have to solve, right? So many a times a question comes like this one. Most of the time you have encountered this question in CSIR aptitude or DBT का aptitude. I need a pen. Okay, let me take this one. A number is increased by 20%. ठीक है? Wait, थोड़ा सा ये hang हो रहा है, I think. A number is increased by 20% and then decreased by 20%. What is the net change? ठीक है? Now, most of you will think कि 20% प्लस हुआ है और 20% फिर घट गया है तो नेट चेंज 0 हो जाएगा. मोस्ट और नो चेंज पे आप टिक करके आ जाओगे. ठीक है? Like more than 60% of people will pick the answer no change. But here comes the logic. Please practice this question because this is the most important for whenever you are opting any exam in which aptitude is the syllabus. So they will ask you, and they can also ask you this question like this way: a rubber band is stretched 20% and then de-stretched 20%. What will be the net change in the rubber band? ठीक है? तो ये 20% इंक डिक वाला चीज हमेशा पूछा जाता है. ये क्वेश्चन से भी रिलेट किया जा सकता है, मार्क्स से भी रिलेट किया जा सकता है कि एक स्टूडेंट ने है एक एग्जाम में 20+ स्कोर किया और कुछ दिन बाद उतने ही मार्क्स कम लेके आया. ठीक है? सो व्हाट विल बी दी नेट चेंज इन दी परसेंटेज स्कोर्ड बाय दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट. इस टाइप से पूछ सकता है या प्रॉफिट पूछ सकता है. किसी भी सिनारियो से ये मैथमेटिकल कंसेप्ट पूछा जा सकता है जो मैं बता रही हूँ अभी. ठीक है? कि पहले घट गया फिर बढ़ गया तो क्या नेट चेंज हुआ. ठीक? तो इस पे कैसे आंसर आपको निकालना है. सो मान के चलो अज्यूम द ओरिजिनल नंबर आपका 100 है. ठीक है? सो इफ यू आर सेइंग दैट अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, इट मीन्स 100 का 20% 20, 100 + 20 इट विल बी 120. नाउ इफ यू आर सेइंग अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन इट मीन्स इंक्रीज जो वैल्यू हुआ दैट इज 120. सो 120 का डिक्रीज 20% विल बी व्हाट? 24. सो यू फॉरगेट टू आप हर बार जो इनिशियल नंबर ले रहे हो उसको ही नहीं लेना है. जब आप 20% इंक्रीज बोल रहे हो तो यू विल टेक द न्यू नंबर 120. सो 120 इज इंक्रीज बाय 20%. सो 20% ऑफ 120 विल बिकम 24. सो देयरफॉर 120 minus 24 is equals to 96. ओरिजिनल नंबर 100 था. सो therefore net decrease will be 4%. Right? So this is the way you have to solve. Always think about the number 100. 100 के साथ calculation easy होगा. Right? So this way you have to solve the question. Next question is the average of 5 numbers is 24. If one number is removed, the average becomes 20. So this type of question we have frequently solved in biostatistics. ठीक है? मीन वाले क्वेश्चन में हम सॉल्व कर रहे थे सेंट्रल टेंडेंसी में स्पेसिफिकली कि ठीक है मीन निकालने दिया तो मीन तो सब कर लोगे. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट विल गिव यू योर एवरेज और योर मीन. बट व्हाट इफ यू आर सेइंग कि 5 नंबर है सपोज x1 + x2 + x3 + x4 + x5. ठीक है? द एवरेज ऑफ 5 नंबर. अब इन सबका एवरेज है 24. बट एक नंबर अगर आप इनमें से कोई भी नंबर को हटा दो तो जो एवरेज है वो 20 हो जाता है. तो कौन सा नंबर आपने रिमूव किया है? सो इसका एक फॉर्मूला होता है. ठीक है? एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो टोटल कितने हैं? 5 नंबर्स हैं. ठीक है? तो अब हमको जो निकालना है वो क्या निकालना है? वो निकालना है हमें कि कौन सा नंबर जो रिमूव हुआ है वो कितना है. ठीक है? कितना वैल्यू है उसका. सो 5 into 24 will become what? 120. ठीक है? So after removing one number, 4 numbers remain what? 4 into 20 is equals to 80. So 120 में से अगर 80 माइनस कर देंगे यानी कि 40 हो जाएगा. ठीक है? सो इसका ट्रिक क्या है?
whenever average and number of observations are given, immediately calculate. Total is equals to average into number. इस फॉर्मूला से भी आप कैलकुलेट करोगे तो इजीली आपका वो नंबर आ जाएगा. ठीक है, अब देखो क्या किया है हमने. फिर से बता रही हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा कि अरे मैम तो कुछ भी कुछ बोल के चली गई. ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 24 करोगे, इसको इधर ले जाओगे तो ये डिवीजन में है, तो डिवीजन में है, इधर एलएचएस में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा. तो आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, एवरेज 24 आया है, टोटल 120. ठीक है, तो इतना हो गया. अब आफ्टर रिमूविंग वन नंबर, एक नंबर निकालने के बाद क्या हो जाएगा, 5 में से एक गया 4, और ये 5 इंटू 20. ठीक है, क्योंकि ये दिया भी है, ये वैल्यू दी गई है आपको, 5 का एवरेज 24 दिया है, 4 का एवरेज 20 दिया है, तो 4 इंटू 20, 4 टू ज़ा 8, 80 हो गया. अब इसमें से इसको माइनस कर दो. था कि नहीं सिंपल, था कि नहीं सिंपल, ऐसे ही बनाना है क्वेश्चन. ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो, एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू टोटल. ये किया है हमने, एवरेज इनटू एन लिख रही हूँ बस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू टोटल. ठीक है, इस तरह से निकालना दोनों का टोटल, क्योंकि एक नंबर जो हटा दिया उसके बाद उसका एवरेज कितना दिया था, पहले एवरेज कितना दिया था, फिर पहले वाले नंबर में से दूसरे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द आंसर. इतना सा बस करना है. तो 2 क्वेश्चन ये प्रैक्टिस कर लो. ठीक है, कि एक नंबर घट गया एक नंबर बढ़ गया तो कैसी चीजें होंगी. राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, दिस एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन, ऑल दीज क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन साइंटिस्ट सी. ठीक है, उसी के पैटर्न से थोड़ा इंस्पायर होकर मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं. a train travels 360 किलोमीटर in 4.5 hours. ठीक है, it covers 360 किलोमीटर in 4.5 hours. What is its average speed? So we know the formula of speed. Speed is equals to how much distance you have covered in what time. ठीक है, तो speed is equals to distance upon time. So distance is 360 kilometer, time is 4.5 hours. So therefore what will be your speed? 80 kilometer per hour. ठीक है, so 80 kilometer will be your speed. नेक्स्ट वन, एक जो क्वेश्चन आता है जो हर बार आता है, देखो जितने भी क्वेश्चंस मैं आज के एप्टी में बता रही हूँ, दोज आर हाईली हाईली इंपॉर्टेंट प्लस स्टैंडर्ड. ठीक है, आई कैन जस्ट गारंटी यू कि इन्हीं इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये रीसेंट 2 एग्जामिनेशन के मेन पेपर से डिराइव्ड हैं. ठीक है, मेन डीबीटी का साइंटिस्ट सी. ठीक है, और सीएसआईआर अभी हुआ था. ठीक है, उसका पेपर से भी कुछ कुछ चीजें उठाई गई हैं. सो यू कैन गेस कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपने खुद ने भी ये क्वेश्चंस कई बार देखी होंगी. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो ऐसा है, 4 लोग मिलके एक काम को कर रहे हैं, तो मान लो x डेज लग रहे हैं. अब उनमें से एक बंदा कम हो गया, ये एक बंदा जुड़ गया एक्स्ट्रा, 5 हो गए, या लेट से 3 हो गए, तो कितने दिन में वो टास्क कंप्लीट होगा. इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा हमेशा पूछा जाता है. ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना है, अगर वर्कर्स इंक्रीज होंगे, वी नो दैट इफ वर्कर्स विल इंक्रीज, टाइम विल डिक्रीज टू कंप्लीट द टास्क. ऑब्वियसली अगर एक जन एक काम को कर रहा है, वहीं 2 लोग मिलके करेंगे तो जल्दी होगा. ठीक है, और जब वर्कर्स घटेंगे तो टाइम बढ़ेगा. ठीक है, तो ये इसलिए बताया है ये दोनों, तो टिक टिप बोला है या जो भी बोलना है बोलो. ठीक है, ताकि आंसर गलत पिक ना करो. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. इफ 3 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डे, 3 बंदे 12 दिन में कोई काम कर रहे हैं. ठीक है, हाउ मेनी डेज विल 6 वर्कर टेक अज्यूमिंग इक्वल इफिशियंसी. 3 थे अब 6 हो गए हैं, तो कैसे काम होगा. ठीक है, सो यू शुड नो दी आंसर इजीली. ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हो, आपके इजीली मार्क्स आ जाएंगे. ठीक है, तो अगर 3 लोग, अब इसका वो क्या होता है, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क वर्कर्स इनटू डेज इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. ठीक है, तो 3 वर्कर 12 दिन काम करेंगे तो 36 वर्कर डेज हो जाएंगे. तो 6 वर्कर का क्या होगा, 6 इंटू डेज इज इक्वल्स टू 36. फिर क्या हो जाएगा, अब इसको हमको इधर करना है, इधर तो ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो जाएगा. तो 36 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 6. 6 6 36 होता है, क्योंकि
सो आंसर विल बी 6 days। ठीक है। और अगर देखो ये तो चलो 50-50 वाला इंक्रीज डिक्रीज था, तो अगर आप इसको इतना ये परपंच नहीं करते तब भी आप आंसर निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे? इफ 3 वर्कर 12 दिन में काम कर रहे हैं तो 6 आ गए, डबल हो गए, तो डेज भी तो आधा घट जाएगा ना, 12 के बजाय 6 हो जाएगा। सो बिना परपंच किए ये सब फॉर्मूला लगाए सॉल्व कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हर बार सब 50% इंक्रीज या डिक्रीज वाला सिनेरियो दे। हो सकता है कि वो बोल देता कि अगर 6 के बजाय 4 बोल देता तो 4 है और वो काम हो रहा है 12 दिन के बजाय 14 days, 15 days, something like that. So you have, for that reason I have provided the formula. Otherwise direct cross multiplication करके भी आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट नंबर 2, 6, 12, 20, 30। ठीक है, क्या किया है इसमें, पैटर्न क्या क्या है, 2, 6, 12, 20, 30। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 36 होना चाहिए, 40 होना चाहिए, 42 होना चाहिए, 44 होना चाहिए। ट्राई टू सॉल्व दिस आउट इन जस्ट 10 seconds, then I will let you know the answer. आई थिंक कि आप सॉल्व करे होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कल के क्लास में या व्हाट्सएप पे बताएंगे कि आपने क्या लॉजिक से सॉल्व किया है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन प्रेजेंस ऑफ माइंड मांगते हैं एंड ऑल्सो टाइम। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचने लगे कि 2 के बाद 6 आ रहा है तो आप ऐसा सोचेंगे कि 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, बट 12 2 जा तो 24 नहीं हुआ, यहाँ तो 20 हो गया और 20 के बाद डायरेक्ट 30 आ गया। तो पैटर्न क्या है समझ में नहीं आ रहा है। सो ट्राई टू सॉल्व दिस आउट। ठीक है, try to solve this out. If science is coded as this one, then how will research be coded? If science is coded as this one, then how will research be coded? See, एक बढ़ गया है, S का T हो गया है, C का D हो गया है, ठीक है, I का J हो गया है। सो लाइकवाइज R का क्या होना चाहिए, पहला लेटर S होना चाहिए। S वाला किस में है, S वाला ये A में है और D में है, तो B कट गया, C कट गया। ठीक है, 50% ऑप्शन में एलिमिनेट हो गए। अब E के बाद क्या आता है, F आता है, F दोनों में है, अभी भी दोनों है। ठीक है, S के बाद T आता है, S के बाद T दोनों में है। इसी टाइप के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, दोनों को इसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, E के बाद फिर से क्या आएगा, F आएगा, दोनों में F है, अभी भी रखना पड़ेगा। A के बाद क्या आएगा, B आएगा। ठीक है, R के बाद क्या आएगा, S आएगा, R के बाद भी S, इतना तक तो कॉमन है, BS तक। उसके बाद C के बाद क्या आना चाहिए, D आना चाहिए। इसमें क्या दे दिया है, G, तो ये यहाँ रॉन्ग हो गया, ये बन गया हीरो, आंसर बन गया इसका सी। तो 2 ऑप्शन आप इजीली एलिमिनेट कर पाओगे, बट 2 वाले में आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, आंसर देखना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट तक का इजी था। तो इस टाइप का एक आगे बढ़ा के 2, इन सब क्वेश्चन में फट से क्या क्या करो, जैसे जैसे इसमें तो आप इजीली एबीसीडी पढ़ के खुद कर सकते हो, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, सम पूछेंगे, सम व्हाट विल बी द सम ऑफ एस एफ टी एफ बी एस ओ, वहां पे फट से बिना सोचे ए बी सी डी ई एफ पूरा जेड तक लिख के वैल्यूज लिख दिया करो, 1 2 3 4 5 6। तो एस का वैल्यू जो भी होगा वो लिख लेना, एफ का वैल्यू जैसे 6 है, टी का वैल्यू जो भी है, ऐसे करते करते टोटल प्लस कर लेना, फट से कर देना ये वाला, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, गलत ना हो। नेक्स्ट वन, a person walks 5 kilometer north, then turns right and walks 3 kilometer, then turns right and walks 5 kilometer. How far is he from his starting point? इन सब क्वेश्चंस में you need to draw the directions. ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड देन वेस्ट। ठीक है, बना दिया। अब ये एक और टाइप का देखो, मैंने मल्टीपल डाइवर्सिटी रखी है इस आज के सेशन में, ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं आपके पास। ठीक है, सो सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चों, कि
इन सब क्वेश्चंस में जैसे मैंने खुद ने भी सॉल्व किया है ना, अगर CSR मैंने किया है और बाकी सब किया है, तो मैं खुद के भी अपने एफर्ट्स से बता सकती हूँ आपको, अपने एक्सपीरियंस से, बिकॉज वी एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट नीड सम हैक, वी ऑलवेज नीड सम हैक, बिकॉज वी डोंट वांट टू रिमेम्बर ऑल दोज डिफिकल्ट फॉर्मूलाज, एंड यू डोंट नीड टू, ठीक है, यू डोंट नीड टू, यू ओनली नीड योर कॉमन सेंस, एंड थोड़ा थोड़ा जो मैंने पैटर्न इसमें बता दिया है ना आज के सेशन में, उन्हीं पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। और लिखते भी जाना, एक डायरेक्शन पे मैंने क्वेश्चन बताया, ठीक है, एक प्रॉफिट लॉस भी बताऊंगी, एक मैंने क्या बताया, एवरेज स्पीड वेलोसिटी ये वाला, और कोशिश करना कि स्पीड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इन सब का ग्राफ की स्लोप क्या बताता है, ठीक है। और क्योंकि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट डू दी स्लोप ऑफ स्पीड एंड ये दिस थिंग टाइम विल सेव, ऐसा करके ये बताया। इसके अलावा इंक्रीज डिक्रीज वाला मैंने बताया, नंबर सीरीज मैंने बताया, ठीक है। आप डायरेक्शन सॉल्व करते हैं। एक बंदा है हु वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है, 5 किलोमीटर वो नॉर्थ गया, जैसे वो मान लो यहाँ खड़ा है, ठीक है, तो यहाँ से वो यहाँ गया, ठीक है, नॉर्थ में गया 5 किलोमीटर, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, अब वो राइट चला गया, ठीक है, तो राइट 3 किलोमीटर गया, देन टर्न्स राइट, अब यहाँ से उसका राइट कौन सा होगा, जैसे अगर मैं ऐसे फेस करूं तो मेरे अकॉर्डिंगली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में रहेगा, पेन का वो नहीं मिल रहा है मुझे, कर्सर ये रहा, ठीक है, यहाँ आया फिर से राइट। अब उसके बाद वॉक्स 5 किलोमीटर, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो अब वो यहाँ से मान लो शुरू किया है और वो पूरा इतना ट्रेवल किया है, ठीक है, ऐसा, तो कितना डिस्टेंस, कितना दूरी पर वो है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है, मतलब आपको ये निकालना है इतना, अगर वो यहाँ से मैं बोल रही हूँ ये इतना डिस्टेंस, ठीक है, ये ले लेते हैं। सो हाउ यू विल सॉल्व, सो उसका मूवमेंट पहले ट्रैक करते हैं कि वो कहाँ कहाँ गया, तो वॉक 5 किलोमीटर नॉर्थ, टर्न राइट, फिर वो ईस्ट गया, ठीक है, वॉक 3 किलोमीटर गया, ठीक है, ये मैंने सही बनाया है कि क्या गया वो, ये देखो ये सब इतना डायरेक्शन ये वाला बना लोगे ना तो समझ में आ जाएगा, जैसे ये नॉर्थ गया, नॉर्थ से वो राइट लेगा, मतलब नॉर्थ से राइट क्या होता है, ईस्ट होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से भी वो राइट ले लिया है, तो ईस्ट का राइट क्या होगा, ईस्ट का राइट तो साउथ हुआ, ठीक है, तो इतना तक आपको क्लियर होगा। अब द पर्सन हैज नाउ मूव्ड 5 किलोमीटर नॉर्थ चला गया है, वो 5 किलोमीटर साउथ आ गया है, ठीक है, तो 5 किलोमीटर नॉर्थ और 5 किलोमीटर साउथ ये तो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, ठीक है, यानी जितना वो नॉर्थ चला उतना ही, देखो 5 5 2 है, 5 नॉर्थ 5 साउथ, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, वो चला तो सिर्फ 3 किलोमीटर ही है, ठीक है। आपका सपोज ये घर है, ठीक है, दिस इज योर होम, नाउ उसके बाद आपका ऑफिस, ठीक है, ऑफिस को थोड़ा गंदा बनाते हैं, ये आपका ऑफिस है, ठीक है, तो आप 5 किलोमीटर गए, ठीक है, ऑफिस, और फिर वापस आए 5 किलोमीटर, ठीक है, और आपके फ्रेंड का घर 3 किलोमीटर है यहाँ पे, ठीक है, 3 किलोमीटर की दूरी पे आपके घर से है, तो आपने अगर आप निकालना चाहोगे कि आज मैंने दिन भर में कितना वॉक किया, जैसे आप काउंट करोगे ना कितना किलोमीटर आपने वॉक किया, तो आप गए आए, तो ये तो कैंसिल हो गया, बराबर हो गया, ठीक है, डिस्टेंस अगर आप काउंट करोगे तो, और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा कितना आपने मूव किया, 3 किलोमीटर, सो दिस इज, अब इसी कंसेप्ट में अगर आप डायरेक्शन घुसा दोगे तो वो कैसा होता है, नॉर्थ 5 गए साउथ 5 गए, तो वो उतना इक्वल हो गया, तो कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स्ट्रा 3 किलोमीटर ही वॉक किए। इजी था कि नहीं इजी था, तो इन सब क्वेश्चंस में यू नीड टू मेक दिस रे डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट वन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑल साइंटिस्ट आर रिसर्चर्स, सम रिसर्चर्स आर टीचर्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत बार CSIR में, ठीक है, एंड आई एम डैम श्योर कि मैं 90 भी नहीं 99 बोलूंगी, 99% बच्चे ये क्वेश्चंस गलत करके आते हैं, बहुत इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलो मैं बताती हूँ कैसे। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ऑल, यहाँ पे ऑल यूज हुआ है, ऑल साइंटिस्ट्स आर रिसर्चर्स, ठीक है। अब इतने पार्ट का ही कंक्लूजन देखो, यहाँ पे मत बढ़ो, पहले यहाँ का कंक्लूजन देखो, ऑल टीचर्स आर साइंटिस्ट, ठीक है। अब इस बात को हम ना तो रॉन्ग बोल सकते हैं, नॉट तो राइट बोल सकते हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में तो टीचर्स का कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो नेक्स्ट पार्ट में है, सो वी विल नॉट टच दिस ऑप्शन कि ये गलत है ये सही है। नीचे है सम साइंटिस्ट आर टीचर, ठीक है,
डेफिनेटली ट्रू बोला है ना, ये भी पढ़ना, डेफिनेटली ट्रू बोला है, इनकरेक्ट बोला है, करेक्ट बोला है, फॉल्स बोला है, क्या बोला है वो पढ़ लेना पहले। सम साइंटिस्ट आर टीचर, ऑल साइंटिस्ट आर रिसर्चर्स। तो ये भी हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि टीचर वाला अभी आया नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन अभी रीड नहीं है। ऑल साइंटिस्ट आर रिसर्चर्स, ठीक है, ये तो यही वाली बात है, तो ये तो सही है ही। नो रिसर्चर इज अ साइंटिस्ट, क्या ये सही हो सकता है? जब कह ही रहे हैं हम कि सारे ही साइंटिस्ट रिसर्चर्स हैं, तो ये कैसे हो गया कि कोई भी रिसर्चर साइंटिस्ट नहीं है? ठीक है, कंट्रोडिक्टरी हो गया, तो ये अब इसको हम काट देते हैं, पूरा काट देंगे इसको, ठीक है। अब हमको पता है कि ये तो फॉर श्योर 100% सही है। अब हम ये पढ़ते हैं, सम रिसर्चर्स आर टीचर्स, मतलब कुछ रिसर्चर टीचर्स भी हैं। अब ये बात क्या सच हो जाती है? अब इसका एक और क्या लिख सकती हूँ मैं, हिंदी में लिखती हूँ कुछ, ठीक है। रिसर्चर्स सारे क्या थे? साइंटिस्ट थे, तो रिसर्च की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? कुछ साइंटिस्ट, ठीक है, कुछ साइंटिस्ट टीचर्स भी होंगे, ठीक है। अब ऑल टीचर्स आर साइंटिस्ट, क्या सभी टीचर्स साइंटिस्ट हैं? यहाँ तो सम की बात हुई है, सो इसलिए ये रॉन्ग है। सम साइंटिस्ट आर टीचर, ठीक है, तो सम रिसर्चर्स आर टीचर्स, ठीक है। अब ये बात सही है कि गलत है, बताओ? ये गलत है। क्यों गलत है? अब क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि सम रिसर्चर्स आर टीचर्स, बट यहाँ पे लिखा है सम साइंटिस्ट आर टीचर्स। अब सारे ही साइंटिस्ट रिसर्चर्स हैं, तो सारे ही रिसर्चर टीचर्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये भी गलत है। तो इसमें ना बस आपको बार बार और पढ़ना होता है। तो मेरा पर्सनल सजेशन यहाँ पे ये रहेगा आप लोगों को कि इस टाइप के क्वेश्चंस को लास्ट में सॉल्व किया करो, ठीक है, लास्ट में। क्योंकि ये मेरा भी पर्सनल है कि बार बार हम पढ़ते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और उस कंफ्यूजन के चक्कर में चल यार हटा, इसी को मैं मार देता हूँ, मार देती हूँ, ऐसा सोच के आप करते हो। पता है, आई कैन रिलेट विथ योर लाइक हाउ यू अटेम्प्ट एन एग्जाम। सो इसलिए बोल रही हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उसको लास्ट में किया करो। नेक्स्ट वन, द हेडक्वार्टर ऑफ WHO इज लोकेटेड इन नन अदर देन जिनेवा, ठीक है। ये बहुत बार मैंने पढ़ाया था, हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। Which article of the Indian Constitution deals with right to equality? So it is Article 14 to 18, ठीक है। और अब 14 to 18 क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, हर एक बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। एंड एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, ये दलित्स वाला, इसमें एबोलिशन ऑफ क्या लिखा है? टाइटल्स, ठीक। तो अब देखो, इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि राइट्स पूछा गया था, अभी रिसेंट साइंटिस्ट वाले एग्जाम में पूछा गया था। आर्टिकल 21A डील्स विथ व्हाट, ठीक है। तो आर्टिकल 21A जो एजुकेशन से रिलेटेड है उसको भी पढ़ लेना, ठीक है। नाउ द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? सो इट इज लिवर, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो ये है। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट? वॉट इज वॉट इज वॉट, वॉट ही है, ठीक है, क्या है? तो वॉट ही है। अब देख लो, पावर का वॉट होता है, एनर्जी का जूल होता है, वोल्टेज का वोल्ट होता है, करंट का एम्पियर होता है, रेजिस्टेंस का ओम होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, SI यूनिट ऑफ क्या पूछा था? आई फॉरगॉट, यस, चार्ज, चार्ज पूछा था। चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, ठीक है, कूलम्ब होता है। फैराडेज लॉ आपको याद होगा। सो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब पूछा गया था फर्स्ट पार्ट में, तो जरूरी नहीं है कि हर बार कूलम्ब ही पूछा जाए, ठीक है। ग्रेविटेशन का फॉर्मूला पूछा गया था, करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यू शुड रिमेम्बर द बेसिक वन। वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 7th of April, राइट। सो यू शुड नो अबाउट द डिफरेंट डेट। मेरे ही चैनल पे आपको एक पोस्ट में मिल जाएगा द डिफरेंट डेज रिलेटेड टू साइंस, राइट। Next one, World TB Day is observed on. I will share the like slide dealing with different dates we celebrate in science, right? So it will be easier for you that you will memorize it in just one place. World Tuberculosis Day is observed on
24 मार्च, 7 अप्रैल, 28 जुलाई, 1 दिसंबर, सो इट इज 24 मार्च, ठीक है। So the date marks the announcement by Robert Koch in 1882 of the discovery of bacterium responsible for the tuberculosis. ठीक है, तो ट्यूबरक्यूलोसिस कौन कराता है बताओ? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली। नेक्स्ट वन, जो कि अब यहाँ से कंसेप्ट भी रिवाइज कर लो कि उसको कल्चर करना है तो BSL-3 चाहिए, ठीक है, नॉट BSL-2, BSL-3 इज रिक्वायर्ड बिकॉज यू हैव टू बी लाइक नेगेटिव एयर प्रेशर वाली चीज होनी चाहिए, यू कैन नॉट इनहेल इट, ठीक है, आप उसके साथ काम नहीं कर सकते अगर आप कभी सैंपल देते हो कराने के लिए। एंड इफ इट इज लाइक BSL-3, you have to give the declaration and you have to do the heat killing in all of your organism so that it is not hazardous to any of the individual handling it, right? Which organization is primarily responsible for coordinating international public health within the UN system? So who do this? None other than WHO, ठीक है, World Health Organization. The term One Health emphasize the interconnected health of humans only, animals only, only वाले गलत होते हैं, plants and animals only वो भी गलत हो गया, ये सही निकल के आ गया। अभी वन हेल्थ बहुत चल रहा है। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सर्विलेंस, सर्विलेंस देखो, जैसे मुझे जितना, मतलब मैं अपना ट्रिक बताती हूँ कि कभी भी कोई स्पेलिंग रॉन्ग लिखो, ठीक है, जैसे मैं अगर ये रॉन्ग की स्पेलिंग है और मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो, ठीक है, ये रॉन्ग रॉन्ग ही दिख रहा है, वो दिखने में ही अटपटा सा दिखता है, तो वो पहचाना करो, ठीक है। स्पेलिंग डिक्टेशन शुड बी ऑन टॉप नॉच, ठीक है। एंड स्पेलिंग में हमेशा, आई एम अ गर्ल जो हमेशा स्पेलिंग में 100 में से 100 लेके आती थी सिंस माई स्कूल डेज। सो ट्राई टू बी लाइक दैट, क्योंकि इंग्लिश पार्ट अगर पूछेगा आपको, सो इंग्लिश पार्ट में आपको स्पेलिंग पूछ सकता है, ठीक है, और कॉम्प्रीहेंशन तो दे ही सकता है। मैं आपको बताती हूँ एक चीज, ICMR बोल रही हूँ, DBT के साइंटिस्ट सी में जो आंसर की रिलीज हुआ, तो मैंने देखा क्वेश्चन पेपर, तो उसमें एक पैराग्राफ दिया था जो कि आप सोच सकते हो पैराग्राफ कैसा था, HLA से रिलेटेड था, यानी जो अभी बच्चों ने भरा है ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी, उससे रिलेटेड एक पैराग्राफ आया था। एंड यू विल नॉट बिलीव कि हाउ स्मार्ट देवर, कि वो 8 से 9 लाइन का एक पैराग्राफ था, बट हाउ दे हैव फ्रेम द क्वेश्चन जैसे मान लो फर्स्ट नंबर में उस पैराग्राफ से रिलेटेड है, दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इसी कॉम्प्रिहेंशन से सेकंड पोजीशन सीक्वेंस में नहीं होगा, इट इज लाइक 13 में, क्वेश्चन 25 में, क्वेश्चन इतने में। सो दे हैव प्लान दिस इंटेंशनली कि आपको बार बार पैराग्राफ पढ़ना पड़े, उसमें बार बार टाइम वेस्ट हो, क्योंकि अगर 1 2 3 4 5 रहता तो इजीली आप पढ़ते, याद रहता, सॉल्व कर लेते, अब बीच में आप और क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें दिमाग लग रहा है। सो दिस टाइप ऑफ मेंटालिटी इज देयर, दिस टाइप ऑफ डिफिकल्टीज दे आर क्रिएटिंग, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस बार भी हो सकता है पॉसिबली कि आपको वो एक कॉम्प्रिहेंशन दे दे, एंड दैट कॉम्प्रिहेंशन विल नॉट बी लाइक लिटरेचर का इंग्लिश होगा, नो, डोंट थिंक लाइक दैट। बेसिक साइंस हो सकता है, 12th ग्रेड साइंस हो सकता है, या केमिस्ट्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें का क्वेश्चन डिसकंटिन्यू करके वो आपको देंगे, ठीक है। अब इसमें से बताओ कि सर्वेलेंस कैसे लिखते हैं। वी आर regularly associated with syndromic surveillances. So I know the spelling. Do you know the spelling? So let me know. ये सही स्पेलिंग है सर्विलेंस का, वेल, VEILLANCE, ठीक है। और स्पेलिंग में ब्रिटिश इंग्लिश चूज करना है, ना कि अमेरिकन एक्सेंट दिखाना है वहां पे, हमेशा ब्रिटिश इंग्लिश वाली स्पेलिंग होती है, ठीक है। भले हम लिखते वक्त अब Z लिखते हैं S के बजाय बहुत सारी चीजों में, बट यू हैव टू ऑलवेज चूज द ब्रिटिश इंग्लिश एंड नॉट अमेरिकन इंग्लिश। You can use American English while speaking, but you have to write the British English always. Next one. Choose the correct synonym of abundant. Abundant means plentiful, बहुत सारा, ठीक है, हम wish भी करते हैं a lot of abundance, so it is like huge quantity. अब आ जाते हैं हिंदी में। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आकाश का मतलब क्या होता है? आकाश का मतलब गगन होता है, पवन मतलब वायु होता है, धरती मतलब कि अर्थ होता है, धरती मतलब धरती ही होता है, अग्नि मतलब फायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, उन्नति का विलोम शब्द क्या है? ठीक है, उन्नति मीन्स डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, प्रगति, ठीक है, तो उसका विलोम पूछा है, तो क्या होगा? प्रगति तो विकास और सफलता, ये तो इसके
सिनोनिम्स हो गए, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? अवनति, ठीक है, डिक्लाइन, डाउनफॉल। सो दिस वाज प्रिटी मच फॉर दिस सेशन, राइट? मतलब अब ये हो गया हमारा किसका, ये हमारा हो गया अवेयरनेस का। कल के क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं जो हमारा रह गया था लाइफ साइंस का पार्ट, वो वाला।